साइंस क्लास 9, ठीक है, जिसका नाम है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। चैप्टर नंबर 1 का क्या नाम है? मैटर्स इन आवर सराउंडिंग, यानी हमारे आसपास के पदार्थ। इसका क्या मतलब होता है चैप्टर का? सबसे पहले इस वर्ड का मतलब क्या होता है? मैटर का यानी पदार्थ का। क्या होता है पदार्थ? तो आइए समझते हैं इसको जरा। एवरीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस इज कॉल्ड मैटर, यानी हर वो चीज जिसके अंदर मास होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं, यानी पदार्थ बोलते हैं। हिंदी में कैसे बोलेंगे? हर वो चीज जिसके अंदर अपना खुद का वजन होता है। मास से मतलब सिंपल मतलब ये समझ सकते हैं, मास मतलब वजन, ठीक है। हर वो चीज जिसका अपना खुद का वजन होता है और वो जगह घेरती है। ऑक्यूपाई स्पेस का मतलब जगह घेरती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर, ठीक है। इसको ये जो ऑक्यूपाई स्पेस है इसको हम वॉल्यूम भी बोल देते हैं दूसरे शब्दों में, ठीक है, यानी आयतन, यानी हर वो चीज जिसका अपना द्रव्यमान है यानी मास है, ठीक है, और आयतन है यानी वॉल्यूम, उसको हम मैटर बोलेंगे यानी पदार्थ बोलेंगे। लाइक एग्जांपल के लिए क्लाउड जो होते हैं आसमान में बादल, वो जगह भी घेरते हैं और उनमें मास भी होता है यानी वजन भी होता है, द्रव्यमान होता है। स्टोन्स पत्थर जो होते हैं, सैंड, वाटर, इन सब में क्या होता है? वॉल्यूम भी होता है, यानी ये जगह भी घेरते हैं, उनका अपना खुद का वजन होता है यानी द्रव्यमान होता है, मास होता है, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं? मैटर यानी पदार्थ, ठीक है। आगे आता है मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल, ठीक है। सॉरी ये दोबारा लिख गया, मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। जितने भी मैटर्स होते हैं, जितने भी तरह के पदार्थ होते हैं, चाहे वो वुड ले लो यानी लकड़ी, ठीक है, या हम खुद इंसान हो गए, या लोहे की कोई चीज अगर वो किससे बनी होती है, सारे के सारे मैटर किससे बने होते हैं? पार्टिकल्स से बने होते हैं, यानी हर छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर एक पूरा मैटर यानी पदार्थ बना देते हैं। अब ये पार्टिकल्स, कुछ मैटर्स के पार्टिकल्स बड़े होते हैं और कुछ मैटर्स के पार्टिकल छोटे होते हैं। जैसे हम सैंड की बात करें यानी रेत के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अच्छे खासे ठीक ठाक मतलब बड़े होते हैं। क्यों बड़े क्यों होते हैं? बड़े क्यों कह रहा हूँ मैं? वैसे तो छोटे ही होते हैं, बड़े इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि वो हमें दिखाई दे जाते हैं। कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जैसे कि वाटर हो गया, उसके पार्टिकल्स हमें दिखाई नहीं देते, ठीक है, तो इसलिए उसके रिस्पेक्ट में यानी उसकी तुलना में पानी के कणों की तुलना में जो रेत के कण होते हैं यानी रेत के पार्टिकल्स होते हैं वो काफी बड़े होते हैं, क्योंकि रेत के पार्टिकल्स हमें दिखाई दे जाते हैं और पानी के पार्टिकल्स हमें दिखाई नहीं देते। इसका मतलब पानी के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, ठीक है। आगे आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी जो मैटर के पार्टिकल्स हैं, पदार्थ के जो कण हैं, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके क्या अभिलक्षण है, ठीक है, क्या पहचान होती है उनकी। तो पहली पहचान ये है मैटर के पार्टिकल्स की, दे हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी जो भी मैटर्स के पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कोई मान लो ये कोई आइस क्यूब है, क्या है? आइस क्यूब, छोटी सी है। इसमें क्या होगा? जो आइस क्यूब में जो इसके पार्टिकल्स होंगे यानी इसके कण होंगे वो कुछ दूरी पर होंगे, एक दूसरे से बहुत ज्यादा चिपके हुए होंगे, बहुत ज्यादा स्टिकी होंगे एक दूसरे से, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी इनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस होगा, ठीक है, यानी खाली जगह होगी इस तरीके से। तो देखो ये पार्टिकल्स जो है इस तरीके से आइस क्यूब के यानी बर्फ की जो सिल्ली होती है उसके पार्टिकल्स आपस में चिपके हुए, बहुत ज्यादा चिपके हुए हैं, लेकिन फिर भी इनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप है, इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस है, खाली स्थान है, ठीक है। तो इसी को बोलना है दे हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी मैटर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं, ये पार्टिकल्स इनके बीच में क्या होता है? खाली स्थान होता है यानी स्पेस होता है, ठीक है, ये बात है। अगला है दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग, यानी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार मूव कर रहे होते हैं। अब मूव मतलब लगातार मतलब वो हिलते डुलते रहते हैं या फिर बहुत तेजी से चलते हैं। अब जैसे ही आइस क्यूब है, इसमें तो पार्टिकल्स हमें दिखाई नहीं दे रहे, इसमें तो कोई चीज चल नहीं रही, अगर ये पार्टिकल्स चलते हैं तो ये आइस क्यूब हिलती रहती है हर टाइम। तो एक्चुअली ये पार्टिकल्स मूव करते हैं, लेकिन इनका मूवमेंट इतना होता है कि वो ना के बराबर माना जाता है, ठीक है। कैसे? ये पार्टिकल्स जो होते हैं एक दूसरे से चिपके होते हैं, जैसे ये पार्टिकल है और ये पार्टिकल, तो ये पार्टिकल इस तरीके से मूव करेगा, ये पार्टिकल भी इस तरीके से मूव करता रहेगा, यानी ये वाइब्रेशन करते रहेंगे, ठीक है, वाइब्रेट करते रहेंगे अपनी जगह पर, ठीक है। तो ये सॉलिड के पार्टिकल है, इसी वजह से ये अपनी मेन पोजीशन पर यानी अपनी जगह पर ये वाइब्रेट करते रहेंगे, बस इस तरीके से ये मूव करते हैं यानी चलते फिरते रहते हैं, ठीक है। हालांकि इनके चलने से आइस के ऊपर बर्फ की सिल्ली पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बर्फ की सिल्ली मूव नहीं करेगी, ठीक है। इसी तरीके से जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं, गैस पार्टिकल्स, जैसे मैंने एक कंटेनर ले लिया, उसमें मैंने गैस भर दी,
तो गैस के पार्टिकल्स कुछ इस तरह से रहते हैं, गैस के जो कण होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं। आप देख सकते हैं गैस के कणों के बीच में भी खाली स्थान है यानी स्पेस है। देखिए कितना ज्यादा स्पेस है। तो गैस के पार्टिकल्स के बीच में भी स्पेस होता है, लेकिन सॉलिड की तुलना में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन हम वहां बाद में जाएंगे, पहले मूव करते हैं। कंटिन्यूसली मूविंग यानी मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो लगातार मूव कर रहे होते हैं। तो गैस का अगर हम बात करें तो इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। जैसे ये एक पार्टिकल है, तो गैस का ये पार्टिकल कभी इस तरफ ऐसे जाएगा, यहाँ टकराकर ऐसे जाएगा, फिर किसी दूसरे पार्टिकल से टकराएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर किसी दूसरे पार्टिकल से टकराकर इस तरीके से ऐसे ही मूव करता रहेगा चारों तरफ। तो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉरी मैटर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार मूव कर रहे होते हैं यानी चल रहे होते हैं, ठीक है। उनके वो गतिशील होते हैं, ठीक है। तीसरा आता है दे अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं यानी अपनी ओर खींचते हैं, आकर्षित करते हैं। और वो कैसे करते हैं, जैसे मान लो एक कंटेनर है, इसमें क्या है वाटर, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, ठीक है। तो एक मान लो इस पूरे बर्तन में पानी भरा हुआ है, पानी का फॉर्मूला होता है H2O, यानी एक वाटर का जो मॉलिक्यूल है यानी पार्टिकल है वो H2O है। वाटर के अगर मैं एक पार्टिकल की बात करूं तो वो क्या है H2O। अब ये एक पार्टिकल यानी जल का एक कण दूसरे कण से इस तरीके से आकर्षित होगा, यानी ये वाला इसको अपनी तरफ खींचेगा और ये वाला इसको अपनी तरफ खींचेगा। इसी तरीके से ये वाला भी किसी दूसरे कण को यानी पानी के ही किसी दूसरे कण को, किसी दूसरे पार्टिकल को अपनी तरफ आकर्षित करेगा यानी अट्रैक्ट करेगा। इसी तरीके से ये वाला, तो इस तरीके से पूरा का पूरा एक जाल बन जाता है, ठीक है, पूरा का पूरा एक मॉलिक्यूल बन जाता है। तो इसको हम बोलते हैं दे अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कोई भी मैटर हो, चाहे वो वुड हो यानी लकड़ी हो, चाहे वो आइस हो यानी बर्फ हो, चाहे वो पानी हो, लकड़ी में ही देख लीजिए, चाहे आप लकड़ी के जो पार्टिकल्स होते हैं वुड के, वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं, यानी वो एक दूसरे को बहुत ज्यादा फोर्स के साथ अपनी तरफ खींचते हैं। तभी सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं यानी जो लकड़ी के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास पास होते हैं, और इसी वजह से जो लकड़ी होती है यानी वुड होता है वो सॉलिड होता है, ठीक है। तो यानी जिन मैटर्स के पार्टिकल बहुत ज्यादा पास पास होंगे वो तो सॉलिड होंगे, जिन मैटर के पार्टिकल्स थोड़े दूर होंगे वो लिक्विड होंगे यानी द्रव, और जिन मैटर्स के पार्टिकल बहुत ज्यादा दूर होंगे एक दूसरे से वो क्या होंगे, गैस। आगे है इसमें डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स पढ़ा था कि पार्टिकल्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी जो मैटर्स के पार्टिकल्स होते हैं उनकी क्या अभिलक्षण होते हैं, क्या गुण होते हैं। तो पहले अपने पढ़ा था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, दे मूव। पार्टिकल जो होते हैं मैटर के वो मूव भी करते हैं यानी हिलते डुलते रहते हैं, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और उनके बीच में खाली स्थान होता है यानी खाली जगह होती है, स्पेस होता है, ठीक है। और अगर हम किसी भी मैटर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है, और जब किसी चीज़ की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, चाहे वो पार्टिकल हो या जो भी हो, अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी हम बढ़ा देते हैं तो उसका मूवमेंट यानी और तेजी से मूव करेगा और तेजी से दौड़ने लग जाएगा, हिलने डुलने लग जाएगा। तो आइए हम आते हैं डिफ्यूजन पर। डिफ्यूजन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है। हिंदी थोड़ा समझा देता हूँ, एक्सप्लोर कर देता हूँ इसको मैं। यानी ये वो प्रोसेस है जिसमें पार्टिकल्स जो है डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स यानी अलग अलग टाइप्स के पार्टिकल्स जो है आपस में मिक्स होते हैं, इंटरमिक्स होते हैं। इस इंटरमिक्सिंग को ही हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन, ठीक है। हिंदी में इसको हम परासरण बोलते हैं। हिंदी में समझा देता हूँ, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो नोट कर लें, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ उसको रिपीट करके नोट कर लें। वह प्रक्रिया जिसमें अलग अलग प्रकार के पदार्थ आपस में मिल जाते हैं या मिलते हैं, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, परासरण, ठीक है। डिफ्यूजन को परासरण कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मिक्सिंग ऑफ सॉल्ट इनटू वाटर। भाई जब आप वाटर में यानी पानी में नमक मिलाते हो तो नमक घुल जाता है ना। अब नमक के पार्टिकल्स अलग हैं और वाटर के पार्टिकल्स यानी पानी के कण अलग हैं, तो पानी के कणों के अंदर सॉल्ट के कण यानी सॉल्ट के पार्टिकल्स मिक्स होते हैं। जैसे ये रहा वाटर, ठीक है, ये जो डैश वाली लाइन है वो वाटर है यानी वाटर के पार्टिकल्स है, और जो सर्कल है यानी गोल गोल है वो सॉल्ट के पार्टिकल्स है। तो जब आप सॉल्ट को वाटर में डालते हो तो सॉल्ट कुछ इस तरीके से मिक्स हो जाता है वाटर के अंदर, ठीक है। तो सॉल्ट का पार्टिकल अलग टाइप है और वाटर का पार्टिकल अलग टाइप है, दोनों आपस में मिक्स हो रहे हैं। तो इसी इंटरमिक्सिंग को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन यानी परासरण, ठीक है। आगे है स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है,
यानी पदार्थ की अवस्थाएं, हिंदी में क्या कहते हैं इनको, पदार्थ की अवस्थाएं। यानी अवस्थाएं से मतलब पदार्थ कितने रूप बदल सकता है, कोई पदार्थ कितने रूप में एग्जिस्ट हो सकता है। तो जनरली जो मैटर होते हैं वो 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं, उनके 3 रूप होते हैं। पहला होता है ठोस यानी सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड यानी द्रव, और तीसरा होता है गैस। वैसे अगर हम थोड़ा डीप में जाए तो इसकी 5 स्टेट होती हैं। दूसरा अगला इससे प्लाज्मा, ठीक है, और एक होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, ठीक है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन में क्या होता है, इन दोनों साइंटिस्ट ने वाटर को एक ही जगह पर क्या कर दिया था, रोक दिया था। वो था लिक्विड फॉर्म में। वैसा अगर पानी को अगर आप ऐसे खुला छोड़ोगे तो वो फैल जाएगा, ठीक है। पानी को आप ऐसे इकट्ठा करके नहीं रख सकते, ठीक है। जैसे मैंने बुक किए कैसे तह लगा दी तो वो एक जगह खड़ी रहेगी। ऐसा अगर मैं पानी को खड़ा तह लगाना चाहूँ तो पानी नहीं हो पाएगा, ठीक, पानी तो फैल जाएगा। लेकिन उन्होंने क्या करा, उन्होंने पानी को यानी वाटर को उसी स्टेट में, जिस स्टेट में था, यानी वो लिक्विड की फॉर्म में था, द्रव अवस्था में था, तब भी उन्होंने ऐसे लगा दी जैसे हम बुक की एक पूरी वो लगा देते हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, ठीक है। और प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा के लिए आपको आयंस का पता होना चाहिए। आयंस क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा आगे, फिलहाल आप समझिए। जैसे सोडियम आयन होता है प्लस, तो आयंस को जब आप एक जगह इकट्ठा कर दोगे तो कलेक्शन ऑफ आयंस क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है, ठीक है। ये आपका इसे याद रखेंगे, बस इतना याद रखना कि ये ट्यूबलाइट में होता है, ठीक है। ट्यूबलाइट में जो ट्यूबलाइट जलती है वो प्लाज्मा की वजह से ही जलती है, ठीक है। तो ये 5 स्टेट्स होती है मैटर की, लेकिन जनरली 3 होती है, ठीक है। सामान्य तौर पर 3 होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। आइए इनके बारे में थोड़ा सा अंदर चल के जानते हैं। ठोस क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है, ठोस की हैव डेफिनेट मास एंड वॉल्यूम। यानी जो ठोस होता है, सॉलिड होता है, उसका जो द्रव्यमान होता है यानी मास और वॉल्यूम यानी आयतन, वो फिक्स होता है। किसी ठोस को आप ऐसे नहीं दे सकते कि आप किसी मतलब सॉलिड को आपने, जैसे ये मेरा मास मार रहा है, ये एक सॉलिड है, ये ऐसा नहीं हो सकता अगर मैंने इसको यहाँ से छोड़ दिया तो ये फैल जाएगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं होगा ना, जैसा है वैसा ही रहेगा, हालांकि नीचे गिर जाएगा, लेकिन गिरने के बावजूद भी जैसा है वैसे ही रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि ये फैल जाएगा। तो इसका मास यानी आयतन फिक्स रहता है, क्योंकि आयतन का मतलब, वॉल्यूम का मतलब कि कोई चीज़ कितनी जगह घेर रही है। तो ये नीचे गिरने के बाद भी उतनी जगह घेरेगी जितनी जगह यहाँ घेरेगी, ठीक है। इसलिए सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स रहता है, मास भी इसका फिक्स रहता है। किसी सॉलिड को कोई एक सॉलिड ले लो, यही मार कर ले लो, अगर मैं इसको अलग अलग बैलेंस पर, अलग अलग तराजुओं पर तोलूंगा तो इसका मास सेम आएगा, ठीक है। तो इसलिए इसका द्रव्यमान भी यानी वजन भी फिक्स रहता है इसका सॉलिड का। तो ये सॉलिड की पहचान हो गई। एक और पहचान होती है पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर क्लोज टू ईच अदर। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं यानी ठोस के जो कण होते हैं वो एक दूसरे के बहुत पास होते हैं। मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ। जैसे ये एक सॉलिड है, ठीक है, तो उसके पार्टिकल्स कुछ इस तरीके से अरेंज होंगे, एकदम बिल्कुल एक दूसरे से चिपके हुए होंगे। इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बिल्कुल ना के बराबर होता है। मैंने कहा ना, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है लेकिन ना के बराबर। लेकिन हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि नहीं होता, बिल्कुल ही नहीं होता है ना के बराबर, आप कह सकते हो कि नहीं होता। तो ये कुछ इस तरीके से सॉलिड के पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है, बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हैं। क्लोज मतलब बहुत ज़्यादा पास, ठीक है। तो ठोस के कण एक दूसरे के बहुत पास होते हैं, इसको आप हिंदी में ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से सॉलिड के पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है, देखिए एक दूसरे के बहुत पास है, ठीक है। नेक्स्ट आता है लिक्विड। एक और चीज़ मैं बता दूँ, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं इनकी एनर्जी बहुत कम होती है, यानी इनका टेम्परेचर बहुत कम होता है, लो टेम्परेचर। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, ठोस के कणों का जो तापमान होता है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम द्रव पर यानी लिक्विड पर। लिक्विड के पार्टिकल्स का, लिक्विड का मास तो फिक्स होता है पर इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। यानी आप लॉन्ग में ऐसे लिख सकते हो, इट हैज फिक्स मास बट अनफिक्स वॉल्यूम। हैव फिक्स मास बट नॉट फिक्स वॉल्यूम, ठीक है। कैसे इसका वॉल्यूम कैसे फिक्स नहीं होता? एक तरह से तो होता नहीं है, लेकिन दूसरे तरीके से मैं समझा रहा हूँ उसका क्यों नहीं होता इसका फिक्स वॉल्यूम, ठीक है।
मास तो इसका फिक्स ही रहेगा। जैसे कोई मैंने 1 गिलास पानी ले लिया, अब 1 गिलास पानी फिक्स रहेगा, उसका वॉल्यूम फिक्स रहेगा। अगर मैं उसको एक बोतल में डाल दूँ इतनी बड़ी, तो ऐसा नहीं होगा कि 1 गिलास पानी एक बोतल भर जाएगी उससे, ऐसा तो नहीं होगा। जितना गिलास में पानी है उतना ही वो बोतल में जाने के बाद रहेगा, उतना ही किसी बाल्टी में जाने के बाद रहेगा। अगर मैं उस 1 गिलास पानी को किसी बाल्टी में रख दूँ तो ऐसा तो नहीं होगा कि वो बाल्टी पूरी भर जाएगी। वॉल्यूम यानी उसका आयतन बढ़ेगा नहीं, जितना 1 गिलास है उतना ही रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ तो वॉल्यूम फिक्स हो गया लिक्विड का, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ है जिसमें इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। जैसे 1 गिलास पानी है, अब गिलास में है तो इसका वॉल्यूम कुछ हो रहा है। अब मैं इसी गिलास के पानी को जमीन पर गिरा दूँ तो वो पानी फैल जाएगा। अब फैलने का मतलब उसने ज़्यादा जगह घेर ली है, ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है, तो यानी उसका वॉल्यूम चेंज हो गया, उसका आयतन बदल गया है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैं कह रहा हूँ कि लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स नहीं होता। कुछ केसेस में होता है, कुछ केसेस में नहीं होता है, ठीक है। तो कंक्लूजन में निकाल सकते हैं कि लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, लेकिन उसका मास फिक्स होता है। पार्टिकल्स ऑफ, यहाँ क्या जाएगा, सॉलिड की जगह आ जाएगा लिक्विड। पार्टिकल्स आर लिटिल फार फ्रॉम ईच अदर, यानी जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वे एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी दूरी पर होते हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं होते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा पास होते हैं। जैसे सॉलिड की तरह, ठोस की तरह बहुत ज़्यादा पास नहीं होते हैं लिक्विड के पार्टिकल्स, और ना ही बहुत ज़्यादा दूर होते हैं गैस के पार्टिकल्स की तरह। मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर किस तरीके से होता है। जैसे यही एग्जाम्पल ले लीजिए, ये लिक्विड है, सॉल्ट सॉल्यूशन, पानी को किस में सॉल्ट को किस में डालेंगे, पानी में। तो पानी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं। मैं अलग से बनाकर दिखा देता हूँ आपको, कुछ इस तरीके से वाटर के यानी लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं। अब वो डिपेंड करता है अलग अलग लिक्विड, हर लिक्विड वाटर की तरह नहीं होता भाई। हनी एक लिक्विड है पर वो वाटर की तरह नहीं, वो काफ़ी गाढ़ा होता है। मिल्क लिक्विड है लेकिन वो पानी की तरह गाढ़ा नहीं होता। ब्लड है आपका, वो भी एक लिक्विड होता है लेकिन पानी की तरह नहीं होता वो। तो अलग अलग टाइप के लिक्विड होते हैं। तो ऐसा नहीं कि हर लिक्विड में पार्टिकल्स एक ही दूरी पर रहेंगे, अलग अलग लिक्विड में पार्टिकल्स अलग अलग दूरी पर रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, सॉलिड के पार्टिकल्स की तुलना में, यानी सॉलिड के पार्टिकल्स के कंपैरिजन में जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो लिटिल फार होते हैं, यानी एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी दूरी पर होते हैं। लिटिल फार फ्रॉम ईच अदर। तो इसके हिंदी में कैसे बोलेंगे, द्रव के कण एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी दूरी पर होते हैं, ठीक है। अब अगला आता है आपका गैस, ठीक है। गैस की आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसकी पहचान क्या है। गैस का ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है ना ही इसका, लेकिन हाँ इसका मास तो फिक्स रहेगा, ठीक है। इट हैज फिक्स मास तो देखो हर किसी का फिक्स ही रहेगा, मास किसी का बदल नहीं सकता। मेरा वजन जितना है उतना ही रहेगा अभी फिलहाल के लिए। आगे जब इसमें पार्टिकल्स ऑफ मैटर बढ़ेंगे तो वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन किसी एक सिलेंडर में गैस रखी है, उसका मास फिक्स रहेगा। अगर जैसे 15 किलो वाला सिलेंडर है तो उसमें 15 किलो की गैस रहेगी। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर बाद उसमें चेंज हो जाएगा, वो अलग बात है कि हम उसे यूज़ ना करें। अगर हम यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली वो खत्म ही हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसका वॉल्यूम, मास कम हो जाएगा। इट हैज़ फिक्स मास, यानी गैस के पार्टिकल्स का मास तो फिक्स होता है बट नॉट फिक्स वॉल्यूम। जैसा कि आप देख सकते हो, जो एयर है, एयर जो है मिक्सचर ऑफ गैस है, ये जो हवा है, वायु है, उसमें गैसों का मिक्सचर है वो, ठीक है। तो अलग अलग गैस है तो उसमें वॉल्यूम जो गैस का है वो अलग अलग है, ठीक है। कुछ गैस का वॉल्यूम कुछ और है, कुछ गैस का हिस्सा कुछ कितना है, अलग अलग है। लेकिन मास गैस का टोटली, अगर हम एयर की मास की बात करें, वो फिक्स रहता है, ठीक है, बदलता नहीं है, ठीक है। फिक्स रहने का मतलब जो बदलता नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अब गैस के पार्टिकल्स जो हैं क्या एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ना के बराबर अट्रैक्शन फोर्स होता है। गैस के पार्टिकल्स दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, यानी गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं, गैस के जो कण होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूरी पर होते हैं, ठीक है। डायग्राम से समझा देता हूँ। जैसे ये एक कंटेनर है, एक बर्तन है, इस बर्तन में मैंने गैस भर दी, तो गैस के पार्टिकल्स कुछ इस तरीके से होंगे कुछ, ठीक है।
बहुत ज़्यादा दूरी पर होते हैं। छोटे छोटे होते हैं गैस के पार्टिकल्स और काफ़ी दूरी पर होते हैं। तो इस तरीके से गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूरी पर होते हैं। ठीक है। जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनका लो टेम्परेचर होता है, यानी उनकी एनर्जी भी लो होती है। जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं इनके जो टेम्परेचर होता है वो मीडियम टेम्परेचर होता है। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ मीडियम टेम्परेचर। मीडियम टेम्परेचर का मतलब यानी तापमान जो होता है द्रव के कणों का वो ना बहुत ज़्यादा होता है ना ही बहुत कम होता है। ठीक है, बीच में रहता है। इसी तरीके से जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं टेम्परेचर इज हाई, यानी गैस के पार्टिकल्स का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए गैस के पार्टिकल्स की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है। यानी लिक्विड और ठोस के कंपैरिजन में, इन दोनों की तुलना में गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए क्योंकि उनका टेम्परेचर हाई होता है।